स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो हमने डिटर्मिनर्स की क्लास को कल समाप्त किया था, ठीक है। तो आज मैं दो छोटे छोटे कुछ कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा, ठीक है ना। ज़्यादातर आप लोग जानते होंगे, उनको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है। दो सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, ओके। तो वे सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, उनके कुछ सेंटेंस मैंने लिए हैं, ठीक है, जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ, ओके। तो देखिएगा, मैंने एक सेंटेंस लिखा, माई अंकल इज ए डॉक्टर एंड ए सिंगर। मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, माई अंकल इज ए डॉक्टर एंड ए सिंगर, ओके। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो सेंटेंस है, इसमें जो वर्ब यूज हुई है वो लिंकिंग वर्ब है, जो कि सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ रही है, ओके। सब्जेक्ट को उसके कॉम्प्लीमेंट से जोड़ने वाली वर्ब को बोलते हैं लिंकिंग वर्ब। तो आपने देखा, जो डॉक्टर है वे भी माई अंकल है, और जो सिंगर है वे भी माई अंकल है, ओके। तो ए डॉक्टर और एंड ए सिंगर, ये दोनों नाउन एंड के द्वारा कनेक्ट है, ठीक है ना। मतलब दो नाउन एंड के द्वारा जोड़े जा रहे हैं, और ये दोनों नाउन एक ही पर्सन को रेफर कर रहे हैं। मैंने क्या कहा, जब किसी कंजंक्शन के द्वारा दो नाउन आपस में जुड़े हुए हो और वो दोनों नाउन किसी एक पर्सन या थिंग को रेफर कर रहे हो, तो हमेशा जो आर्टिकल होता है वो कॉमन हो जाता है, ठीक है ना। अब एक चीज देखो, आर्टिकल यहां भी है और यहां भी है, तो दो आर्टिकल है, यानी हमें मानना पड़ेगा फिर कि दो पर्सन की बात हो रही है। लेकिन हमने देखा अंकल तो एक ही है, वही डॉक्टर है और वही सिंगर है। तो जब ऐसा कॉन्सेप्ट आपके सामने आए, जब ऐसा सेंटेंस आपके सामने आए, तो याद रखना, यदि दो नाउन या दो एडजेक्टिव किसी कंजंक्शन के द्वारा कनेक्टेड हो और वो किसी एक पर्सन या थिंग को रेफर कर रहे हो, तो वहां जो आर्टिकल लाओगे फिर कॉमन करना है, ओके। तो फिर वहां क्या होगा, जो लास्ट वाला आर्टिकल उसको हटा देते हैं, क्योंकि अंकल एक है, ठीक है ना। वो डॉक्टर भी है और सिंगर भी है, ठीक है। तो दोनों क्वालिटी उनके अंदर है, ठीक है। तो हम फिर क्या करेंगे, माई अंकल इज ए डॉक्टर एंड सिंगर, ओके। तो बात समझ आई। तो ये कॉन्सेप्ट होता है कि जब किसी कंजंक्शन के द्वारा दो नाउन आपस में कनेक्ट हो और वो दोनों नाउन किसी एक ही पर्सन के लिए आ रहे हो, तो फिर जो आर्टिकल आता है वो सिर्फ एक होता है और वही दोनों के लिए कॉमन यूज होता है, ओके। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक दो सेंटेंस और है, उसको देख लेते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, द कोच एंड मेंटोर। मैंने एक सेंटेंस लिखा, द कोच एंड मेंटोर of the team are seriously ill, okay। ये लिखो, देखो, the coach and mentor of the team are seriously ill, okay। और इसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया, ओके। इसको मैंने तीन पार्ट में डिवाइड किया और बाद में हो गया नो एरर, ओके। देखिएगा, अब यहां इसी कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन है, ओके। द कोच एंड मेंटोर ऑफ द टीम आर सीरियसली इल। देखो, अब इस सेंटेंस में क्या है, अब इस सेंटेंस को करेक्ट करने के हमारे पास दो तरीके हैं, ओके। देखो, दो तरीके हैं, या तो आपने देखा एंड के द्वारा दो नाम जुड़े हैं, कोच और मेंटोर, ओके, और आर्टिकल सिर्फ कोच के साथ है, तो हमें मानना पड़ेगा कि वो पर्सन एक है, ओके। तो या तो ऐसा करो कि कोच एंड मेंटोर के अकॉर्डिंग हमने देखा आर्टिकल कॉमन है, अगर आर्टिकल दोनों का कॉमन है तो पर्सन एक है। अगर इसको हम सही मानते हैं तो फिर आर के स्थान पर क्या होगा, इज, ओके। आर के स्थान पर इज हो गया। या फिर ऐसा करो कि अगर आप आर को सही मानते हो तो इस आर को ठीक रहने दो और मेंटोर के साथ भी दा लगा दो। तो इस सेंटेंस को करेक्ट करने के दो ऑप्शन हैं। और मैं आपको एक चीज बताऊंगा, ठीक है ना, एक चीज बता रहा हूं, यदि कोई सेंटेंस आपको लगे
यदि कोई सेंटेंस आपको लगे कि दो तरह से ठीक होने वाला है, मान लो कोई सेंटेंस है और उसको ठीक करने के दो तरीके हैं और दोनों तरीके क्या है, दोनों तरीके सेंसिबल अप्रोच रखते हैं, ठीक है, यानी दोनों तरीके लॉजिकल है। ओके, या तो आप पहले वाले को ठीक कर लो या फिर बाद वाले को ठीक कर लो और दोनों ऑप्शन लॉजिकल है, तो याद रखना हमेशा उस कंडीशन में बाद वाला ठीक करना होता है। फिर से बता रहा हूं, यदि किसी सेंटेंस में आपको लगे कि दो तरह से सेंटेंस को करेक्ट किया जा सकता है और ऐसे होते भी हैं, ओके, तो दो तरह से करेक्ट किया जा सकता है, तो आप हमेशा, और दोनों लॉजिकल है, दोनों लॉजिकल है, ये नहीं कि एक इलॉजिकल है और एक लॉजिकल है, फिर तो लॉजिकल वाला होगा, चाहे वो फर्स्ट है चाहे वो सेकंड हो। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर दोनों लॉजिकल है तो फिर आपको बाद वाला ही करना चाहिए। तो जैसे यहां है कि यहां या तो दा लगा दो या फिर इज करो, तो दोनों लॉजिकल है, ठीक है ना, और दोनों कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग सही है, कॉन्टेक्स्ट एक है, मीनिंग एक है, तो फिर आपको क्या करना होता है, आर का इज करना होता है। ओके, लेकिन अब एक चीज देखो, जैसे कि आप सबको पता है जो टीचिंग होती है या लर्निंग ऑफ लैंग्वेज होती है, जो टीचिंग होती है या लर्निंग ऑफ लैंग्वेज होती है, ठीक है ना, वो रूल के सहारे नहीं चल पाती। जो टीचिंग होती है या लर्निंग ऑफ लैंग्वेज होती है वो रूल के सहारे नहीं चल पाती, ये चल पाते हैं सेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, मैंने क्या कहा, ये चल पाते हैं सेंस के एक्ट के अकॉर्डिंग। तो मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूं कि देखो रूल और एक्सेप्शनल केस कुछ नहीं है, ठीक है ना, सभी के सभी क्या होते हैं, सेंस के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग सेंटेंस को करेक्ट किया जाता है, रूल के अकॉर्डिंग सेंटेंस को करेक्ट नहीं किया जा सकता है। तो जैसे मैंने तुम्हें कहा कि देखो अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि सेंस क्या होती है। देखो अगर हम पहले पार्ट को करेक्ट कर रहे हैं, अगर मान लो मेंटोर के साथ हम दा लगाकर इसको सही करेंगे तो हम किसको सही करेंगे, सब्जेक्ट को सही करेंगे, ओके, और यदि हम इस सेकंड यानी थर्ड पार्ट को करेक्ट करेंगे तो हम किसको करेक्ट करेंगे, वर्ब को, ओके। तो अब एक चीज देखो, यहां मैंने कहा अगर तुम पहले पार्ट को ठीक करते तो सब्जेक्ट ठीक होता और आप थर्ड पार्ट को ठीक करते तो वर्ब ठीक होती, ठीक है ना। अब एक छोटा सा सेंटेंस देखो, मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा ही आर हैप्पी, मैंने एक सेंटेंस लिखा ही आर वेरी हैप्पी, मान लो ये सेंटेंस है ही आर वेरी हैप्पी, तो आप सभी को पता है ये सेंटेंस इनकरेक्ट है और इस सेंटेंस को देखो करेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप ऐसा करो कि आर सही रहने दो, ही का दे कर दो, यू कर दो, वी कर दो तो ठीक हो जाएगा, या फिर ऐसा करो कि ही के अकॉर्डिंग क्या कर दो, भाई सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है तो वर्ब को सिंगुलर कर दो और आर का इज कर दो। तो यहां पर दोनों तरीके हैं भैया, तो ही का आप प्लूरल सब्जेक्ट बना दो या फिर उस प्लूरल वर्ब को सिंगुलर वर्ब कर दो। तो अब यहां समझिएगा, अब यहां सेंस काम करेगी। अब एक चीज देखो, ये हो गया सब्जेक्ट और ये हो गई वर्ब, तो एक चीज बताओ, आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज करते हो या फिर वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को यूज करते हो। सभी को पता है कि जो सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब ठीक कर मतलब ठीक की जाती है, कभी भी वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को करेक्ट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए यहां पर ही तो करेक्ट है, सब्जेक्ट तो करेक्ट है, फिर हम इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इज का यूज करेंगे, ओके। तो ये होती है सिचुएशन, ये होती है सेंस, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने यहां मेंटोर के साथ दा नहीं लगाया, क्योंकि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहां पर हमें क्या यूज करना होता है, वर्ब, तो यहां पर क्या होगा, इसलिए इज करेक्ट होगा, ओके। तो याद रखना सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है, ओके। चलो खैर, अब ये भी रट्टा नहीं लगा लेना कि हमेशा ही बाद वाला ठीक करना है, ठीक है ना। तो मैं कह रहा हूं कि हमेशा आप रट्टा मत लगाना कि बाद वाला ठीक करना है। एक सेंटेंस हो रहा है उसको समझते हैं, ओके। देखिएगा थर्ड सेंटेंस है, समझिएगा। मान लो मैंने एक तीसरा सेंटेंस लिखा सी और लिखा द लीडर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, द लीडर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, ठीक है सी,
वर गांधी जी, नेहरू जी एंड पटेल जी। देखिएगा अब ये थर्ड सेंटेंस देखो, द लीडर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर गांधी जी, नेहरू जी एंड पटेल जी। तो ये सेंटेंस देखो एक बार, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, अब यहां भी सेंटेंस को करेक्ट करने के दो तरीके हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज किया जाता है, तो आपने देखा लीडर जो होता है वो एक सिंगुलर नाउन है, ठीक है ना, सिंगुलर कॉमन नाउन है। तो या तो लीडर के अकॉर्डिंग क्या करो, आप वाज करो, या तो लीडर के अकॉर्डिंग वाज करो, या फिर अगर आप वर्ब चाहते हो कि वर्ब प्लूरल हो, अगर आप चाहते हो कि वर्ब प्लूरल हो, तो फिर आप लीडर को क्या कर दो, लीडर्स कर दो। ओके, तो लीडर को क्या कर दो, आप लीडर्स कर दो। तो अब क्या है, आपके दो ऑप्शन है। तो अभी मैंने क्या बताया कि अगर दोनों ऑप्शन लॉजिकल है तो फिर बाद वाला ठीक किया जाता है। तो कुछ स्टूडेंट फिर क्या करेंगे, यहाँ वाज कर देंगे। लेकिन अभी मैंने बताया कि जो हम सेंटेंस को करेक्ट करते हैं, ठीक है ना, वो सेंस के अकॉर्डिंग करते हैं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग करते हैं, रूल वगैरह कुछ नहीं है। तो अब एक चीज देखो, मान लो ये सेंटेंस केवल गांधी जी तक होता, मान लो ये सेंटेंस केवल गांधी जी तक होता, तो हम फिर मान लेते कि हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है वो सिंगुलर है, हमारा जो कॉम्प्लीमेंट है वो सिंगुलर है, तो फिर लीडर वहां सही था सिंगुलर, फिर हमें वर्ग का क्या करना था, वाज करना था। तो अगर कॉम्प्लीमेंट हमारा गांधी जी ही होता तो फिर तो वास्तव में हम क्या करते, वर्ग को वाज कर देते। लेकिन इस बार जो हमने देखा, हमारे जो कॉम्प्लीमेंट है वो सिंगुलर नहीं है, वो एक, दो और तीन, यानी कि देयर आर टू मोर पर्सनैलिटीज। तो कितनी पर्सनैलिटीज हो गई, दो और हो गई गांधी जी के साथ, तो देयर आर 3 पर्सनैलिटीज। ओके, तो जो पर्सनैलिटीज है वो 3 हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि कॉम्प्लीमेंट प्लूरल हो गया, तो अब यहां पर का वाज नहीं होगा। सेंस कहती है अगर कॉम्प्लीमेंट प्लूरल है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट और सब्जेक्ट एक होते हैं, तो फिर हमें सब्जेक्ट को चेंज करना होगा और लीडर को फिर लीडर्स करना होगा, तो लीडर को फिर लीडर्स करना होगा। ओके, तो ये मैं कहना चाहता हूं आपसे कि रूल वूल कुछ नहीं है, ना तो ये रूल है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, ना ये रूल है कि वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट आएगा, ना ही ये रूल है कि बाद वाला सही करना है। रूल ये है कि हमें समझ के अकॉर्डिंग काम करना है, रूल ये है कि हमें समझ के अकॉर्डिंग काम करना है। याद रखना, रूल वगैरह कुछ नहीं होते। अगर आपको रूल से ही सीखना है तो फिर एक काम करो, किताबों में हजारों रूल लिखे होते हैं, एक्सेप्शनल केस लिखे होते हैं, तो फिर टीचर वीचर की जरूरत नहीं है। फिर अपना टीचर को छोड़ो और अपना बुक में लग जाओ, वहां बहुत से रूल देखने को मिलते हैं। अगर आपको टीचर के पास जाना होता है तो टीचर किस लिए होते हैं, टीचर इसलिए होते हैं कि वो आपको समझ दे सके, तर्क दे सके और आपको सेंस दे सके कि सेंटेंस को किस सेंस के अकॉर्डिंग करना है, ठीक है ना। तो फिर से बता दो, रूल वूल कुछ नहीं होता, केवल समझ होती है, समझ के अकॉर्डिंग सेंटेंस किया जाता है। अगर यहाँ कुछ बंदे ये सोच रहे होते हैं कि यहाँ पर ये मतलब ये सही था, तो अब खैर, तो हमने क्या कर दिया, खैर लीडर का क्या कर दिया, लीडर्स कर दिया। क्यों करना पड़ा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट प्लूरल था, इसलिए हमने लीडर का लीडर्स कर दिया। ओके, लेकिन एक और सेंटेंस में ऐसा देखो आपको बताना चाहूंगा, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, द सेंटर of the freedom struggle, the center of the freedom struggle were गांधी जी, नेहरू जी एंड पटेल जी। अब यहां देखो ये सेंटेंस, अब इसमें क्या हुआ, द सेंटर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर गांधी जी, नेहरू जी एंड पटेल जी। तो ऊपर तो हमने क्या किया था, कॉम्प्लीमेंट हमारा प्लूरल था तो लीडर का लीडर्स कर दिया, ठीक है ना। तो अब ये जो फोर्थ सेंटेंस है, इसमें तो देखो जरा, इसमें क्या होगा, द सेंटर ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल वर गांधी जी, नेहरू जी एंड पटेल जी। तो अब क्या होगा, अब एक चीज बताओ, जैसे आपने वहां कॉम्प्लीमेंट को देखकर यहाँ लीडर्स कर दिया, ओके, तो क्या आप यहां भी सेंटर का सेंटेंस करोगे,
सेंटर्स करोगे आप। अब एक चीज सोचो खुद से, सेंटर जो होता है वो एक ही होता है या फिर दो या तीन होते हैं, मतलब एक से ज्यादा होता है। किसी भी चीज का सेंटर सिर्फ एक होता है, एक से ज्यादा नहीं होता है। सेंटर को कैसे आप डिफाइन करते हो? अरे सेंटर इज ए पॉइंट एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ऑल साइड, ठीक है ना। सेंटर एक ऐसा पॉइंट होता है जो सभी साइड से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करता है। ओके, तो सेंटर हमेशा क्या होता है, एक ही होता है, ठीक है। मान लो अगर दूसरा पॉइंट रखेंगे तो फिर वो इक्वल डिस्टेंस नहीं होगा। तो यहां पर क्या है, देखो यहां फिर ये कॉन्सेप्ट फिर मतलब धराशायी हो गया, फिर रूल धराशायी हो गया। तो इसलिए मैं कहता हूं सेंटेंस को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाता है, किसी रूल या किसी कॉन्सेप्ट मतलब किसी रूल के अकॉर्डिंग तो नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। तो सेंटेंस को आप जितना सिचुएशन मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग देखोगे, अपनी समझ के अकॉर्डिंग देखोगे, ठीक है ना, तो तभी आप सेंटेंस को ठीक कर पाओगे। तो आपने यहां देखा तो सेंटर एक होता है, ऊपर क्या था, ऊपर लीडर जो है वो क्या था, सिंगुलर, उसके जो कॉम्प्लीमेंट प्लूरल थे, हमने लीडर को लीडर्स कर दिया क्योंकि वो एक से ज्यादा थे तो एक से ज्यादा लीडर हो गए। लेकिन सबको पता है जो सेंटर है, जो सब्जेक्ट है हमारा, जो सेंटर है वो सिर्फ एक होता है, तो सेंटर का सेंटर्स नहीं हो सकता। और तो अगर सेंटर का सेंटर्स नहीं हो सकता है तो फिर हमें पता है हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर हम वर्ब को हटाकर क्या करेंगे, वाज, वर्ब को हटाकर क्या करेंगे, वाज करेंगे। ये होता है आपकी सिचुएशन, अपनी समझ के अकॉर्डिंग सेंटेंस को ट्रीट कर रहे हो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सेंटेंस में क्या होता है कि समझो, मतलब इंग्लिश सीखो, उसको समझो, यानी कम पढ़ो ज्यादा समझो। लेकिन आज के स्टूडेंट क्या करते हैं, पढ़ते जाते हैं, रट्टा लगाए रहते हैं, लेकिन समझते नहीं है। तो इसी बात का परिणाम होता है कि वो इतना इंप्रूवमेंट नहीं कर पाते अपने आप को, ठीक है ना। और इसलिए इनको मतलब क्या होता है कि ग्रामर जो होती है, ग्रामर वो टिपिकल लगती है, ठीक है ना, बहुत कठिन लगती है। लेकिन नहीं, अगर समझोगे सोचोगे, ठीक है ना, तो इजी लगने लगेगी। खैर, अब यहाँ देखो देखो पहले क्या किया, पहले हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज किया, फिर हमने वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को यूज किया, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज किया। तो यही कहता हूं, रूल कुछ नहीं है, केवल सिचुएशन है। खैर, अगर कुछ स्टूडेंट सोच रहे हो कि यहाँ वर्ब ठीक था गांधी जी, नेहरू जी और पटेल जी के अकॉर्डिंग, अगर कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि यहां पर वर्ब प्लूरल ही आएगी कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग, तो एक बात सोचो, एक बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, हमेशा वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है, कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग कभी वर्ब नहीं आती। फिर से बता रहा हूं कि जो वर्ब यूज होती है सेंटेंस में वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है, कभी भी कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग यूज नहीं होती। इसी के ऊपर मैं एक सेंटेंस आपको देना चाहूंगा, ओके, तो समझिएगा जी। तो क्या कहा मैंने कि जो वर्ब यूज होती है वो कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग यूज होती है, ओके, समझिएगा। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, हिज ओनली होप वर हिज फ्रेंड्स, ओके। यहां देखिएगा, हिज ओनली होप वर हिज फ्रेंड्स। अब यहां देखिएगा सेंटेंस में जो सब्जेक्ट है वो क्या है, हिज ओनली होप, कि उसकी जो आशा थी वो केवल उसके दोस्त थे, ओके। तो हिज ओनली होप वर हिज फ्रेंड्स। तो इस सेंटेंस में हमें देखना है कि जो वर्ब है वो करेक्ट है मतलब इनकरेक्ट है। एक चीज आपने देखी कि जो हिज फ्रेंड्स है, ये सेंटेंस में सब्जेक्ट की कॉम्प्लीमेंट को यानी पूरा करने का काम कर रहे हैं, सब्जेक्ट की मीनिंग को। तो हिज फ्रेंड्स कॉम्प्लीमेंट है किसका, हिज ओनली होप का, ठीक है ना। तो सबको पता है यहाँ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हिज फ्रेंड्स है और हिज ओनली होप ये है कि सेंटेंस का सब्जेक्ट। तो ये बोलने में अच्छा लग रहा है, हिज ओनली होप वर हिज फ्रेंड्स बोलने में अच्छा लग रहा है। कुछ स्टूडेंट समझते हैं कि वर यहाँ करेक्ट है क्योंकि उन्होंने इस वर्ब को रिलेट किससे कर दिया, हिज फ्रेंड से। लेकिन एक चीज सोचो, हिज फ्रेंड से आप रिलेट कर रहे हो तो आपने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग वर्ब को यूज कर लिया। तो फिर सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम क्या होता है, अरे भाई जो वर्ब आती है वो कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं आती, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। और सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, हिज ओनली होप क्या है, सिंगुलर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है
तो फिर वर्ब जो होगी वो सिंगुलर होगी, ना कि प्लूरल। फिर से समझा रहा हूं, जो वर्ब यूज होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है, ना कि कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग। हाँ, अगर आपको यहां वर्ब करना था तो फिर आपको कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट बनाना होगा। जैसे क्या हो जाएगा फिर, हिज फ्रेंड्स वाज हिज लास्ट ऑफ। अब देखेगा, ओके, अब यहां देखेगा तो आपने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट बना दिया, हिज फ्रेंड्स। हाँ, अब ठीक किया, आपने हिज फ्रेंड्स को सब्जेक्ट बना दिया, और जब सेंटेंस का सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स हो गया तो सब्जेक्ट प्लूरल हो गया। फिर आपकी जो वर्ब आएगी सेंटेंस में वो वर्ब आएगी, तो ये हो गया सेंटेंस करेक्ट। तो वर्ब यहां पर करेक्ट है क्योंकि इस बार आपने कॉम्प्लीमेंट को सब्जेक्ट बना दिया और सब्जेक्ट को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बना दिया। तो अब यहां देखो, दोनों सेंटेंस के मीनिंग एक है, दोनों सेंटेंस के मीनिंग एक है, लेकिन यहां मीनिंग एक है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है। मीनिंग और स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है। स्ट्रक्चर जो होता है वो ग्रामर से बनता है और मीनिंग कॉन्टेक्स्ट से बनता है। ओके, तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग वर्ब यूज होगी, ना कि मीनिंग के अकॉर्डिंग। फिर से बता रहा हूं, दोनों सेंटेंस का मीनिंग सेम है, स्ट्रक्चर अलग है, और मीनिंग स्ट्रक्चर में आपको बताया कि डिफरेंस होता है। तो समझ गए आप कि जो भी सेंटेंस में होता है वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्रीट होता है। ओके, खैर, इसी कॉन्सेप्ट से जो मैंने अभी बताया कि जो वर्ब होती है वो कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग नहीं आती, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। इसके ऊपर मैं एक दो सेंटेंस और आपको देना चाहूंगा, ठीक है, समझिएगा। जैसे एक मतलब बहुत से एग्जामों में सेंटेंस आया भी है। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, इट वर यू हु टोल्ड ए लाई। ये सेंटेंस है, इट वर यू हु टोल्ड ए लाई। तो यहां आपने देखा इस सेंटेंस में क्या करेक्ट है और क्या इनकरेक्ट है, समझिएगा। यहां देखा आपने जो वर्ब है ये लिंकिंग वर्ब है, यू जो है आपका ये कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट यू क्या है, यू सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट है, और वर्ब क्या है, वर्ब है जी लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब, और सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, इट। तो हमें पता है कि यहां पर क्या हुआ, जो वर्ब आ रही है वो यू से रिलेट होकर आ रही है, मतलब जो लिंकिंग वर्ब का यूज हुआ है वो कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग यूज हुआ है। जबकि हमें पता है भाई कि जो वर्ब को हम ट्रीट करते हैं वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, ना कि कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग। तो हमारा जो सब्जेक्ट है वो पर्सनल प्रोनाउन है, ठीक है ना। तो हमारा जो ये आपका इट है, सबको पता है ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं और थर्ड पर्सन के होते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट होता है इट। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर वर्ब नहीं होगा, क्या होगा जी, वाज। बहुत स्टूडेंट को ये बोलने में ठीक लगता है, इट वर यू हु टोल्ड ए लाई, तो वो इसको सही समझ बैठते हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, जो बोलने में अच्छा लगता है, जो बोलने में सही होता है, तो जरूरी नहीं है कि वो सेंटेंस सही हो। बोलने में बोलना अलग होता है और सही होना अलग होता है, ठीक है ना। बहुत से क्या होते हैं स्टूडेंट जिनका बेसिक जो होता है वो कमजोर होता है ग्रामर का, तो वो यही तो सेंस लगाते हैं, जो उनको अच्छा लगता है तो वो वही कर देते हैं। फिर एग्जाम देखते हैं यार नंबर तो 5 ही रह गए 20 में से, तो वो नंबर वहां कटे क्योंकि आपने वहां जो अच्छा लग रहा है उसके अकॉर्डिंग लगाया, लेकिन जो सेंस कहती है, जो सिचुएशन कहती है उसके अकॉर्डिंग आप नहीं लगा पाए। तो ये नहीं है कि जो चीज बोलने में अच्छी लगे वो चीज अच्छी हो, वो चीज ठीक हो, नहीं जी, मतलब वही सेंटेंस करेक्ट होगा जो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ट्रीट किया गया होगा। ओके, तो मैं ये कहता हूं जो अच्छा लगता है वो अच्छा हो या ठीक हो, ये मतलब निश्चित नहीं है। खैर, एक सेंटेंस और दूंगा, उससे आप अच्छी तरह समझ जाओगे। जैसे मान लो ये सेंटेंस है, इट इज आई हु कैन डू इट। देखो अब ये सेंटेंस है, इट इज आई हु कैन डू इट, ठीक है। तो अब एक चीज देखो, जैसे आप बोलने में अच्छा लगा, यू के अकॉर्डिंग आपने वर्ब लगाया था, तो ऐसे ही एक काम करो, आई के अकॉर्डिंग फिर एम लगाओ, इट एम आई, ऐसा होगा, नहीं हुआ ना। तो जो इज आ रहा है वो आई के अकॉर्डिंग नहीं आ रहा है, वो इट के अकॉर्डिंग आ रहा है, और सेंटेंस करेक्ट है।
ओके, तो मैं ये समझाना चाह रहा हूं आपको कि जो सेंटेंस में मतलब जो सिचुएशन होती है वो मतलब मान लो सब्जेक्ट और उसका कॉम्प्लीमेंट है, तो जो लिंकिंग वर्ब यूज होगी वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन पर डिपेंड करेगी, ना कि कॉम्प्लीमेंट पर। ओके, तो ये बात समझ में आई। खैर, मैं क्या समझा रहा था, मेरा जो आज का कॉन्सेप्ट था वो ये था कि जब किसी कंजंक्शन के द्वारा दो नाउन या एडजेक्टिव जुड़े हो और वो एक ही पर्सन या थिंग को रेफर कर रहे हो तो फिर आर्टिकल कॉमन लगाया जाता है। उन्हीं के ऊपर मैंने ये कुछ सेंटेंस आपको लिखे, ठीक है। यह सेंटेंस समझाए, इसलिए समझाए कि एग्जाम में आते रहते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ओके, खैर, तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता हूं जो मैं बता रहा था। तो उसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाता हूं, तो एक सेंटेंस लिखता हूं, देखिएगा। I found a smart and feature phone on the table है। ये देखेगा, I found a smart and feature phone on the table। फिर मैंने एक सेंटेंस और लिखा, I found a costly and impressive phone on the table। यहां देखिएगा, ये दो सेंटेंस है। ओके, I found a smart and feature phone on the table। I found a costly and impressive phone on the table। तो यहां आपने देखा कि जो वर्ब है वो फाउंड है और इस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है वो फोन है। ओके, तो फोन एक ही है। अब एक चीज समझिएगा जो मैंने कहा था, अब यहां क्या है कि ऑब्जेक्ट क्या है, फोन, और इस फोन को डिस्क्राइब कर रहे हैं स्मार्ट और फीचर, कॉस्टली और इंप्रेसिव। तो कॉस्टली और इंप्रेसिव, स्मार्ट और फीचर क्या है, डिस्क्रिप्शन है फोन का, ठीक है। कॉस्टली और इंप्रेसिव एडजेक्टिव होते हैं और स्मार्ट और फीचर नाउन मॉडिफायर होते हैं। ओके, खैर, अब एक चीज देखो, यहां आपने देखा जो फोन है कॉस्टली और इंप्रेसिव, इस जब फोन एक है तो इसके लिए आर्टिकल कितने यूज हुए, एक ही हुआ, क्योंकि सबको पता है जो फोन कॉस्टली है वो इंप्रेसिव तो होता ही है। कॉस्टली और इंप्रेसिव एक ही फोन को कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं भाई, जो फोन कॉस्टली है वो इंप्रेसिव भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने कहा कि कॉस्टली और इंप्रेसिव के साथ अलग अलग आर्टिकल यूज नहीं किया, क्योंकि बात तो एक ही फोन की हो रही है, दो फोन की तो नहीं हो रही है। इसीलिए यहां से पहले एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल लगेगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को ऊपर वाले पर लागू करके देखो, तो जैसे इसमें लिखा है आई फाउंड ए स्मार्ट एंड फीचर फोन ऑन द टेबल, तो आपने देखा कि स्मार्ट एंड फीचर एंड यानी कंजंक्शन के द्वारा कनेक्टेड है और वो फोन को मॉडिफाई कर रहे हैं, और सिर्फ एक आर्टिकल है, ए आर्टिकल है स्मार्ट के साथ, तो फोन एक है। तो हमें मानना पड़ेगा कि वही फोन स्मार्ट है और वही फोन फीचर फोन है। लेकिन अगर आपको पता है तो मैं बता दूं कि ऐसा नहीं हो सकता, ये सिचुएशन अलग है, क्योंकि स्मार्टफोन अलग होता है और फीचर फोन अलग होता है। स्मार्टफोन वो फोन होते हैं जिसमें मतलब टच होती है, कीबोर्ड मतलब कीपैड नहीं होती, तो वो होते हैं स्मार्ट। फीचर फोन क्या होता है, एक बेसिक फोन होता है जिसमें कीपैड वगैरह आती है, ठीक है ना, वो फीचर फोन होता है। तो स्मार्ट और फीचर एक नहीं हो सकते, ये अलग अलग फोन है। तो हमें हम जो बात कर रहे हैं यहाँ दो फोन की है, यहाँ एक ही फोन की बात थी तो एक आर्टिकल आया, यहाँ दो फोन की बात है, इसीलिए स्मार्ट के बाद अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो फोन। क्योंकि मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि फोन को मैं बार बार नहीं लिखना चाहता, तो मैंने फोन को एक ही बार लिख दिया और फोन यहां कॉमन हो गया। तो स्मार्ट के बाद जो फोन है वो अंडरस्टूड है, ठीक है ना, अंडरस्टूड है इसी में। ओके, क्योंकि बार बार लिखने के बजाय हमने एक बार ही लिख दिया। तो यहाँ ये फोन दो है, अगर फोन दो है इस फोन के लिए आर्टिकल आया, अगर फीचर फोन अलग होता है तो फिर हमको दूसरा आर्टिकल लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां बात एक की नहीं हो रही है, यहां बात दो की हो रही है। तो समझ आया कॉन्सेप्ट।
कि यदि एंड के द्वारा दो नाउन या दो एडजेक्टिव जुड़े हैं और वो किसी एक ही पर्सन के या एक ही थिंग के लिए आ रहे हैं तो आर्टिकल एक होगा, अदरवाइज अगर अलग अलग पर्सन या थिंग को रेफर कर रहे हैं तो फिर दो होंगे। ठीक है, दो सेंटेंस से और समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, समझिएगा, देखिएगा। जैसे मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, एन आर्टिफिशियल एंड ओरिजिनल नेकलेस वर displayed there। ठीक है, फिर दूसरा सेंटेंस लिखा, एन आर्टिफिशियल या एन अट्रैक्टिव एंड आर्टिफिशियल नेकलेस were displayed there। देखिएगा ये दो सेंटेंस को देखो, सोचो, देखिएगा। सेकंड सेंटेंस देखो पहले, एन अट्रैक्टिव एंड आर्टिफिशियल नेकलेस वर डिस्प्लेड देयर। ठीक है ना, तो अट्रैक्टिव और आर्टिफिशियल क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं और ये क्रम के अनुसार मैंने लिखे हैं, सीक्वेंस के अनुसार। ओके, एडजेक्टिव का एक सीक्वेंस होता है, मैं जो डिस्कस करूंगा बाद में। ओके, तो अब एक चीज देखिएगा, यहां पर बात हो रही है नेकलेस नाउन की, नेकलेस नाउन की बात हो रही है, उसके लिए दो एडजेक्टिव यूज हुए हैं, अट्रैक्टिव और आर्टिफिशियल। ओके, अट्रैक्टिव और आर्टिफिशियल, और एक नेकलेस की बात है तो आर्टिकल भी कितने हैं, एक। तो अब एक चीज बताओ, यहां पर नेकलेस एक है, अब एक चीज बताओ, आर्टिफिशियल क्या होता है, आर्टिफिशियल नकली होता है। ठीक है ना, जो सोना बताते हैं कि सोना का बना है लेकिन वो नकली होता है और उसमें से चमक भी मतलब आती है। तो जो आर्टिफिशियल होते हैं, जो सोने से नहीं बने होते हैं, ठीक है ना, लेकिन वो अट्रैक्टिव होता है। आर्टिफिशियल सबको पता है अट्रैक्टिव होता है, तो हमें पता है नेकलेस यहाँ एक नाउन है और उसी के अंदर ये दोनों क्वालिटी है, वही नेकलेस अट्रैक्टिव है और वही आर्टिफिशियल है। समझ में आई बात? तो हमें पता है कि अट्रैक्टिव और आर्टिफिशियल जो है ये दोनों क्वालिटी एक ही नेकलेस में है। अगर एक ही नेकलेस में है तो हमें पता है आर्टिकल सिर्फ एक के साथ लगेगा। तो यहाँ कितना नाउन है, सिंगुलर या प्लूरल? तो नेकलेस तो एक ही नाउन हुआ, उसके जो एडजेक्टिव है वो दो हुए, दोनों क्वालिटी उसके अंदर है। जब नेकलेस सिंगुलर है तो फिर वर्ब भी सिंगुलर लगेगी और फिर क्या आएगा, वाज। समझ में आई बात? अब आप ऊपर वाला सेंटेंस देखो, यहां पर कहा जा रहा है एन आर्टिफिशियल एंड ओरिजिनल नेकलेस वर डिस्प्लेड देयर। तो आपने देखा यहां कि नेकलेस के लिए इस बार आर्टिफिशियल और ओरिजिनल जैसे वर्ड आए हैं। तो अब एक चीज देखो, जो आर्टिफिशियल है वो अट्रैक्टिव हो सकता है, लेकिन एक चीज देखो, जो आर्टिफिशियल है क्या वो ओरिजिनल हो सकता है? अरे ओरिजिनल असली होता है, आर्टिफिशियल नकली होता है। तो ये दोनों क्वालिटी एक में कैसे हो जाएंगे? ओरिजिनल अलग नेकलेस होगा तो आर्टिफिशियल अलग नेकलेस होगा। तो इसीलिए क्या है कि यहाँ आर्टिफिशियल, अब यहाँ एक नेकलेस की बात नहीं है, यहाँ दो नेकलेस की बात है। तो यहाँ आर्टिफिशियल के बाद नेकलेस वर्ड अंडरस्टूड है, इसको आप लिख भी सकते हो। मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमें पता है जब नेकलेस की बात करें तो बार बार क्यों लिख रहे हो, एक ही वर्ड को इन दोनों के लिए कॉमन कर दिया, ठीक है ना। तो लेकिन अब एक चीज देखो, जब नेकलेस दो हैं तो एक तो आर्टिफिशियल और एक ओरिजिनल, तो जब नेकलेस दो है तो उनके लिए आर्टिकल भी तो दो होने चाहिए और ओरिजिनल से पहले क्या लग जाएगा, एन। समझ में आई बात? तो फिर से बता दूं कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट को डील किया करो, रूल के अकॉर्डिंग कोई कॉन्सेप्ट नहीं चल पाता, ठीक है ना। जो समझ कहती है, जो सेंस कहती है सेंटेंस को, तो जो लर्निंग होती है वो सेंस के अकॉर्डिंग सीखा करो, ठीक है ना। वो रूलों पर निर्भर मत रहो आप, ठीक है। खैर, तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? तो ये मेरा पहला कॉन्सेप्ट था इसका, ठीक है, जो मैंने बताया कि किसी भी कंजंक्शन के द्वारा यदि दो मतलब नाउन या एडजेक्टिव जुड़े हैं और वो किसी कॉमन एक पर्सन या थिंग को मतलब रेफर कर रहे हैं तो उनके साथ सिर्फ एक आर्टिकल होगा, वो भी पहले के साथ। लेकिन अगर अलग अलग है तो दोनों के साथ। तो समझ में आया? तो खैर ये कॉन्सेप्ट हुआ कंप्लीट। अब एक सेकंड कॉन्सेप्ट है, वो इससे छोटा है, ठीक है। तो उस कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं।
जो सेकंड कॉन्सेप्ट आज मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं, ओके देखो ना, मान लो मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई लाइक टी एंड स्वीट्स, ओके, आई लाइक टी एंड स्वीट्स। और दूसरा सेंटेंस लिखा, आई लाइक टी और स्वीट्स, ओके। मान लो ये दो सेंटेंस है, आई लाइक टी एंड स्वीट्स, और दूसरा सेंटेंस है आई लाइक टी और स्वीट्स, ओके। तो यहां आपने देखा कि जो अलग अलग चीज टी और स्वीट्स है उसको कनेक्ट कर रहे हैं ये कंजंक्शन एंड और। मैं आपको बता दूं, जो एंड होता है ये क्युमुलेटिव कंजंक्शन होता है, कोऑर्डिनेट क्युमुलेटिव कंजंक्शन होता है जो कनेक्ट करता है दो चीजों को, ठीक है। और ऑब्वियसली यही होता है कि जब हम कनेक्ट करते हैं वो एटलीस्ट दो तो होने चाहिए, कम से कम तो दो ही होते हैं। तो जो एंड होता है वो क्युमुलेटिव कंजंक्शन होता है जो दो चीजों या दो से ज्यादा को कनेक्ट करता है, ओके। और क्या होता है, और अल्टरनेटिव कंजंक्शन होता है। दो अल्टरनेटिव मतलब और जो होता है वो अल्टरनेटिव होता है, क्युमुलेटिव नहीं होता। और जो और होता है वो दो अल्टरनेटिव ऑप्शन को जोड़ता है, ठीक है ना। वो दोनों फिर कॉम्बिनेशन नहीं हो सकते, फिर वे होंगे सेपरेट, टी अलग और स्वीट्स अलग, ठीक है। ये ऑप्शन बताता है। तो खैर एंड जो होता है दोनों चीजों को कनेक्ट करता है, और क्या होता है ये अल्टरनेटिव होता है जो दो सेपरेट ऑप्शन को मतलब एज ऑप्शन मतलब जो दो अलग अलग ऑप्शन को बताता है, ठीक है। यानी हमने फिर चॉइस बता रहे हैं, ठीक है, उसमें हम चॉइस नहीं बता रहे हैं। खैर अब एक चीज देखो, आई लाइक टी एंड स्वीट्स, इसका मतलब क्या है कि जो मैं पसंद करता हूं टी और स्वीट्स दोनों करता हूं, तो इसका मतलब क्या है, बोथ। भाई यहां तो मैंने कहा जो एंड है इन दोनों को जोड़े हुआ है, उसका मतलब हो गया बोथ। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं आई लाइक टी और स्वीट्स, इसका मतलब क्या है, बोथ या ईदर। इसका मतलब बोथ नहीं हो सकता, इसका मतलब है ईदर, या तो टी या फिर स्वीट्स, ओके। तो इन दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस देगा कि आई लाइक टी एंड स्वीट्स का मतलब होता है बोथ, और आई लाइक टी और स्वीट्स का मतलब होता है ईदर। यदि एंड आ रहा है तो बोथ, और आ रहा है तो ईदर, ओके। दो सेंटेंस और देखेगा, आई डोंट लाइक टी और स्वीट्स, और आई डोंट लाइक टी एंड स्वीट्स। देखिएगा जी, देखो जो डिफरेंस इन दोनों में था एंड और का, वही डिफरेंस इन दोनों में है एंड और का, ठीक है ना। जो डिफरेंस इनमें था वो डिफरेंस इनमें है। लेकिन अगर हम इन दोनों को इन दोनों से कंपेयर करें तो एक डिफरेंस और भी है। एक डिफरेंस है यहां पर जो लाइक वर्ब है ये पॉजिटिव है, लेकिन यहां पर जो वर्ब है डोंट लाइक वो नेगेटिव है। वो क्या है जी, नेगेटिव। तो ये डिफरेंस एक और है इसमें। अब एक चीज देखो, यहां तो हमने कहा आई लाइक टी एंड स्वीट्स, तो एंड जो है वो बता रहा है बोथ, दोनों को पसंद करता हूं। यहां क्या है, इधर मतलब एक को, या तो टी या स्वीट्स। लेकिन अब एक चीज देखो, आई डोंट लाइक टी और स्वीट्स, अब क्या है कि और कंजंक्शन आया लेकिन सेंटेंस क्या है, नेगेटिव। अब एक चीज देखो, और का मीनिंग यहां तो था इधर, पॉजिटिव सेंटेंस में और का मतलब था इधर। अगर ये सेंटेंस नेगेटिव है तो और का मतलब इधर तो होगा नहीं, क्योंकि इधर तो पॉजिटिव मीनिंग क्रिएट करता है, लेकिन यहां मीनिंग है नेगेटिव। तो इधर का नेगेटिव क्या होता है, तो नेगेटिव में और का मीनिंग क्या हो जाएगा, नीदर। इधर देखो, इधर क्या रेफर करता है, दो में से एक, लेकिन नीदर रेफर करता है दोनों में से कोई नहीं। तो इधर तो एक को रेफर करता है और नीदर दोनों में से कोई भी नहीं रेफर करता है, मतलब किसी को भी रेफर नहीं करेगा। तो देखो नीदर फिर क्या हो गया, नीदर को क्या हम बोथ कह सकते हैं, नीदर को क्या हम बोथ कह सकते हैं, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं। बस फर्क ये है, जो बोथ है ना, मैंने पहले भी बताया था, जो बोथ होता है ये असर्टिव वर्ड होता है जो पॉजिटिव मीनिंग क्रिएट करता है। लेकिन अगर हमें इसको निगेटिव में रिप्लेस करना होता है तो बोथ को किससे रिप्लेस करते हैं, नीदर से। तो हम कह सकते हैं नीदर जो है यहां पर बोथ का काम कर रहा है। नीदर किसका काम कर रहा है, बोथ का काम कर रहा है। अब क्या है, अब यहां देखो,
तो मैं आपको बताना चाहता हूं जब नीदर बोथ का काम कर रहा है तो मैं आपको बस ये बताना चाहता हूं कि यदि और कंजंक्शन का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है तो और फिर वहां एंड कंजंक्शन का काम करता है। क्या बता रहा हूं कि जब और का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में होता है तो वहां और जो होता है वो अल्टरनेटिव मतलब ऑप्शन नहीं बताता, वो क्या करता है, एंड का काम करता है। भाई देख लो आप ही, भाई और का मतलब नोट में अगर लगाओगे तो नीदर होगा, नीदर का मतलब दोनों में से कोई नहीं, तो यानी कि जो और है वो दोनों को रेफर कर रहा है या एक को, दोनों को ही तो कर रहा है ना, निगेट कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि जो और कंजंक्शन है यदि उसको निगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है तो फिर वहां वो और का नहीं एंड कंजंक्शन का काम करता है। अब एक चीज देखो, जब और निगेटिव में एंड का काम करता है तो फिर एंड कंजंक्शन का यूज हम क्यों करते हैं निगेटिव में? तो अब एक चीज देखो, यदि हम एंड कंजंक्शन का प्रयोग निगेटिव सेंटेंस में करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन बताता है यानी टुगेदर। तो एंड कंजंक्शन का प्रयोग अगर हम निगेटिव में करते हैं तो वो कॉम्बिनेशन बताता है। जैसे अगर मैं कह रहा हूं आई डोंट लाइक टी एंड स्वीट्स, तो इसका मतलब क्या है कि मैं पसंद नहीं करता हूं चाय और मिठाई को दोनों में, मतलब दोनों को एक साथ। यानी अगर चाय के साथ में मिठाई की बात करूं तो वो मैं पसंद नहीं करता, हो सकता है कि मैं चाय को अलग पसंद करता हूं और मिठाई को अलग, ठीक है ना। तो लेकिन यहां वो मीनिंग नहीं है, मीनिंग यहां है आई डोंट लाइक, इस कॉम्बिनेशन को रेफर कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां क्या हो जाएगा, टी एंड स्वीट्स का मतलब एक साथ पसंद नहीं करता। ऊपर वाले का मीनिंग क्या है, ऊपर वाले का मीनिंग क्या है, ऊपर वाले का देखो, इसका मतलब हो जाएगा आई लाइक नीदर, मतलब ना तो मैं टी पसंद करता ना ही स्वीट्स पसंद करता, यानी दोनों में से कोई नहीं। लेकिन एंड कंजंक्शन क्या बताता है कि चाय के साथ जब मिठाई होगी तभी पसंद नहीं करूंगा, ठीक है ना, हो सकता है मैं अलग अलग पसंद करूं। तो ये होता है कि निगेटिव में जो एंड कंजंक्शन होता है वो कॉम्बिनेशन को रेफर करता है कि जब कोई चीज कॉम्बिनेशन में तो उसी को पसंद नहीं की जाएगी, हो सकता है उनको अलग अलग ऑप्शन में पसंद की जा सकती हो। लेकिन जब निगेटिव मीनिंग में और कंजंक्शन का यूज होता है तो वहां फिर एंड का काम करने लगता है। ओके, तो समझ में आया डिफरेंस? तो खैर मैं तुम्हें बस ये बताना चाहता हूं कि जब हमें एक ही सीरीज के ऑल आइटम्स को रेफर करना है पॉजिटिव मीनिंग के साथ तो एंड कंजंक्शन का यूज होता है, और जब हमें एक ही सीरीज के बहुत से आइटम्स को रेफर करना है नेगेटिव मीनिंग के साथ तो फिर और का यूज होता है। ओके, चलिए जी, दो सेंटेंस और मैं आपको दे रहा हूं जो एग्जाम में आते हैं, तो समझिएगा जरा, देखिएगा। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, वी सॉ एन एलिफेंट, ए टाइगर, ठीक है ना, वी सॉ एन एलिफेंट, ए टाइगर और ए फॉक्स इन द जंगल। मान लो ये सेंटेंस है, और दूसरा सेंटेंस है आई डोंट बाई ए बुक, ए पेंसिल, ए रजिस्टर, एंड ए डायरी। देखिएगा ये दो सेंटेंस है, एक बार सोचो अपने से कि ये सही है दोनों सेंटेंस या गलत है। भैया तो ये सही है या फिर गलत है, देखो तो जरा। वी सॉ एन एलिफेंट मतलब ये बता रहा है कि हमने देखा एक हाथी, टाइगर और फॉक्स जंगल में। तो ये क्या बता रहा है, ये क्या बता रहा है कि मतलब एक ही सीरीज के बहुत से आइटम्स को रेफर कर रहा है किस मीनिंग के साथ। ये सेंटेंस कौन सा, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो पॉजिटिव है और हमें तीनों को रेफर करना है। तो अगर हमें पॉजिटिव मीनिंग में बहुत से आइटम को रेफर करना होता तो किस कंजंक्शन का यूज होता है, एंड। ओके, लेकिन यहां देखो, अब यहां क्या है कि आई डोंट बाई, मैंने नहीं खरीदा बुक, ना पेंसिल, ना रजिस्टर और ना फिर डायरी। तो अब क्या है, अब आप सभी आइटम्स को रेफर कर रहे हो लेकिन मीनिंग कौन सा है, नेगेटिव। तो नेगेटिव मीनिंग में अगर हमें सभी आइटम को यानी मल्टीपल आइटम्स को रेफर करना है तो फिर किस कंजंक्शन का यूज होता है, और। समझ में आई बात? तो ये होता है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट आज मैं डिस्कस करने वाला था, और इसका मतलब क्या हुआ फिर से बता दूं कि यदि हमें एक ही सीरीज के मल्टीपल आइटम्स यानी ऑल आइटम्स रेफर करने हैं पॉजिटिव मीनिंग के साथ
तो एंड आएगा। लेकिन अगर हमें एक ही सीरीज के मल्टीपल आइटम्स रेफर करने होते हैं नेगेटिव मीनिंग के साथ तो और आएगा। ओके, खैर आज ये कॉन्सेप्ट मतलब यही तक है, ठीक है ना, और ये खत्म हो गए। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया, एक तो एंड और का किया, और फिर पहले वाला किया कि एंड के द्वारा यदि दो नाउन या एडजेक्टिव एक ही पर्सन या थिंग को रेफर करेंगे तो आर्टिकल एक होगा, अदरवाइज दो होंगे। ओके, तो खैर आज का सेशन बड़ा अच्छा है, और इसलिए कि आपको बहुत सी कंफ्यूजन होती है इनको ट्रीट करने में। ओके, तो खैर तो यहाँ कॉन्सेप्ट खत्म होता है, तो अच्छे से सीखो और थोड़ा पढ़ो, समझो ज्यादा, ठीक है ना। ये नहीं कि पढ़ रहे हो ज्यादा, समझ रहे हो कम, और सेंस के अकॉर्डिंग काम करो, रूल रटो के आधार पर काम मत करो, वो हमेशा क्या हो जाता है, धराशायी हो जाता है सिचुएशन बदलते ही। तो सेंटेंस को सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप देखो, ठीक है, कि सिचुएशन क्या है और आपको क्या लग रहा है, ठीक है ना। तो ठीक है, ओके, मिलते हैं कल।